सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शुभम स्टडी जीके और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी जीके। एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि और इससे रिलेटेड जितना भी पूरा थ्योरी सेक्शन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सारा का सारा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जिससे आपको कहीं भी और कंटेंट खोजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल कंसेप्ट बेस्ड कंसेप्ट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। बात करना है उत्तर वैदिक काल की, तो पहले बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। अब फ्रेंड्स, हमने वैदिक काल को दो बांटों में बांटा था। एक था ऋग वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। दूसरा था उत्तर वैदिक काल। पिछले वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से उसको जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल था उसकी समय सीमा थी 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल है उसकी जो समय सीमा है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम वो उत्तर वैदिक काल में वो देखेंगे ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो ऋग वैदिक काल में तो थी और वही निरंतरता उत्तर वैदिक काल में बनी रही, लेकिन कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा जिसके कारण हमको इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो वो अमूलचूल परिवर्तन भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में जिसको कि ऋग वैदिक काल से उसको अलग कर दिया गया। चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं क्षेत्रीय विस्तार की। तो क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के बात करते हैं। तो चलिए एक ब्लैंक पेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं क्षेत्रीय विस्तार तक हुआ क्या। फ्रेंड्स, हमने देखा था जिस तरह से कि पहले भारत का मैप खींच लेते हैं, एक पॉलिटिकल छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का। मान लीजिए कोई मैप है भारत का, ठीक है, ऐसे ही रफली मैप बना लिया। ये ऊपर का ये एरिया था और ये लगभग ये सब एरिया ये भारत में ही आता था। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया था, ये सब भारत का ई मैप था जब आर्यों का आगमन हुआ था। तो हमने देखा था कि जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे, वो अपना विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि यही वाले एरिया यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों तक ही फैला हुआ था। लेकिन ये वाला एरिया में फैले हुए थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो हमने जहाँ देखा था कि आखिरी में कुरु मिला था, जहाँ पुरु और भरत के मिलने से कुरुक्षेत्र बना था। हस्तिनापुर के आसपास का एरिया, यहीं तक आर्य ऋग्वैदिक आर्य पाए थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आर्य थे वो यमुना और गंगा के दुआब क्षेत्र में भी आकर फैल गए और आगे यही कालांतर में अंग, चंपा, मगध जैसे सूरसेन जैसे साम्राज्यों का विस्तार होता है और महाजनपद काल का उदय होता है। तो हमने देखा कि जहाँ का उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पे था, सप्त सिंधु प्रदेश तक ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार था। लेकिन जो उत्तर वैदिक आर्य थे उनका विस्तार कहाँ तक पहुंच गया, वो गंगा और जो यमुना नदी थी उसके दुआब क्षेत्र में भी आकर बसने लगे, अर्थात उनका विस्तार यहाँ तक फैल गया। यानी कि इतने लगभग आधे उत्तर भारतीय एरिया में इसका आर्यों का विस्तार हो गया। फ्रेंड्स, हमने जाना कैसे, ये क्षेत्रीय विस्तार के बारे में जान लिया कहाँ तक इसका विस्तार हुआ, ठीक है। और वही अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग क्या हुआ, चलने लगा, क्योंकि लोहे का आगमन हो गया। हमने देखा था कि जो वैदिक काल थे उसमें सिर्फ तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या हुआ, लोहे के अस्त्रों का प्रयोग होने लगा, जिससे क्या हुआ, कृषि व्यवस्था उन्नत हुई, ठीक है। और इसके अंतर्गत और सारे गेरू और काले और निर्माण की प्राप्ति हुई उत्तर वैदिक कालीन सत्ता का क्षेत्र का विस्तार, ठीक है। यही का हम जहाँ देखते हैं कि गंधार क्षेत्र, वही बात थी, ये सप्तक ब्राह्मण बताई गई है। इसको 5 भारत को ऐतरेय ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम बताएंगे ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, जिसकी में राजत्व की स्पष्ट व्याख्या सबसे पहले इसी में की गई थी। उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, वैदिक साहित्य को लेकर के। फिलहाल उसमें जो ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें भारत के 5 खंडों को दिखाया गया है। वो 5 खंड कौन कौन से हैं भारत के, उनकी देख लेते हैं। पहला है उत्तर ध्रुव प्रायश्चित एरिया। उत्तर ध्रुव प्रतिचिदिश एरिया था, उसको मध्य देश कहा करते थे। कौन कौन सा एरिया होता था उत्तर ध्रुव प्रतिचिदिश एरिया, जो एरिया था मध्य देश वाला एरिया, वो जो हिमालय पर्वत था और उसके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य का जो क्षेत्र था उसको मध्य देश के रूप में जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है प्राचीदिश एरिया यानी पूर्वी भाग, जो उत्तर का भाग था यानी अंग, मगध, चंपा वाला, उसको प्राचीदिश कहते थे। दक्षिणोत्तर भाग, दक्षिणी दिश भाग था, उसको दक्षिणी भाग कहा करते थे, ठीक है। दक्षिणी भाग यानी कि नीचे को अस्मक वाला एरिया हो गया, ठीक है। और पश्चिमी भाग में हो गया यही सप्त सिंधु प्रदेश का एरिया। उत्तरी भाग में हमारा हो गया यहाँ पे जो विस्तार फैला हुआ था जम्मू कश्मीर वाले एरिया, तो ये इनको कहते थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्रुव मध्य प्रचीति देश, दूसरा प्राची देश, तीसरा दक्षिणी देश और चौथा प्रतीची देश और उत्तरी देश। आसानी से याद कर सकते हैं आप इनको, फिलहाल बोलने में तो कठिनाई होती है,
ठीक है, जो नया शब्द देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। बात करते हैं राजनीतिक विस्तार की। तो हमने क्या देखा था कि पहले बात करते हैं निरंतरता क्या बनी रही राजनीतिक विस्तार में। तो चलिए उसको ब्लैंक पेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक विस्तार में क्या क्या निरंतरता बनी रही। तो फ्रेंड्स हमने देखा था राजनीतिक विस्तार में जिस तरह थे कि जो उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल था उसमें आर्य क्या करते थे, कबीलाई पद्धति में रहा करते थे। तो उसी कबीलाई पद्धति क्या रही, कायम रही आगे चल के उत्तर वैदिक काल में थी। ये तो निरंतरता भी बनी रही उसकी। और हमने क्या देखा था कि राजा क्या था, वहां पे निरंकुश नहीं हुआ करता, निरंकुश शासन नहीं था, क्योंकि वहां पे जो सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी उसके क्या करती थी, राजा पे अंकुश लगाए रखती थी, है ना। लेकिन इसमें भी ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो इनकी संस्थाओं की जो कायम रखी थी अंकुश, वो तो बना रहा। लेकिन राजा क्या हुआ, धीरे धीरे इनके बंधनों से मुक्त होने के लिए अलग अलग कर्मकांड, जैसे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो गए, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राष्ट्र यज्ञ हो गया, बहुत सारे यज्ञों करने लगा, जिससे उसकी सभा समिति के क्या करे, वो बंधन से मुक्ति पा सकता था। ऐसा परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन क्या आया, हमने ऋग्वैदिक वर्तमान काल में क्या देखा था कि जो राजा के सगे संबंधी हुआ करते थे वही क्या करते थे, राजतंत्र में हिस्सा लिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, राजा थोड़ा थोड़ी क्षेत्रीय विस्तार कर रहा था, तो उसकी क्या हुआ कि सभी सदस्यों को जो थी उसमें वरीयता मिलती थी, उसको वरीयता नहीं देनी जाने लगी। यानी कि राजा का जो परिवार था उसी को वरीयता दी जाने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सभा और समितियां जैसी संस्थाएं थी उसमें स्त्रियों की भागीदारी समान रूप से हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, इनको स्त्रियों की जो उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी स्थितियों पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। हमने जो देखा था ऋग्वैदिक काल में कि जो विदत नाम की एक संस्था थी, क्या विदत नाम की संस्था थी, जो कि प्राचीन संस्था थी, इसका अस्तित्व बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये संस्था क्या करती थी, राजा पे पूर्ण अंकुश रखती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम वही देखते हैं, विदत नामक संस्था क्या होती है, एक गैप सी हो जाती है, इसको लगभग समाप्ति कर दिया जाता है। तो ऐसे अमूलचूल परिवर्तन हुए उसके राजनीतिक संरचना में। तो हमने ये देखा राजनीतिक संरचना में कैसे अमूलचूल परिवर्तन हुए। ठीक है फ्रेंड्स, वही लिखा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कबीलाई पद्धति जैसी थी वैसी बनी रही। ठीक है, और कुरु पंचाल मिलकर के कुरु पंचाल हो गए, कुरु और पंचाल मिलकर के हस्तिनापुर तक फेंक गए। ये तो क्षेत्रीय विस्तार हमने देख लिया था। राजा का पद क्या था, वंशानुगत बना रहा, दृढ़ सभ्यता बनी रही, सदा समय की वही अंकुश लगा रहा, वही जैसे जो हमने बात की वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सभा समिति के वही पद सब हुआ, राष्ट्र यज्ञ करने लगा, वही मैंने जो अभी अभी डिस्कस किया, वही सब सारी बातें लिखी हुई हैं। और धीरे धीरे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि राजा के अधिकारों में जब बढ़ोतरी हुई धीरे धीरे, तो क्या हुआ, राजा की सत्ता में जब बढ़ोतरी धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि जो राजा था अब वो क्या करता था, अब धीरे धीरे उसके पास लॉ उपकरण भी आ गए थे। वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, जनजाति क्षेत्रों के, जैसे इस क्षेत्र में राजा का विस्तार फैला हुआ था, तो ये वाला जो एरिया था, मान लीजिए बाहर को जो एरिया, वो क्या है, वो जनजाति क्षेत्र यानी कि कबीलाई पद्धति से बाहर का क्षेत्र। राजा क्या करता था, धीरे धीरे अपनी शक्तियों का जब विस्तार हुआ तो उसने इस कबीलाई पद्धतियों को क्या किया, जीतना प्रारंभ कर दिया धीरे धीरे। और इससे जन से अब वो जनपद की ओर बढ़ने लगा और विस्तार प्रारंभ हुआ, और कालांतर में यही एक महाजनपद का रूप ले लेगा, जिसको हमको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, महाजनपद काल, उसको अलग पढ़ेंगे। तो अब हमने देखा था कि जो उत्तर ऋग्वैदिक काल था उसमें जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी, वो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी जनपद, जन थी। लेकिन अब राजा क्या कर रहा है, क्षेत्र विजय कर रहा है, तो उसकी जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई उभर के आ गई, जनपद बन गई। तो अब क्या क्रम क्या चला, वही क्रम चला, कुल, ग्राम, विश्व और जन। लेकिन अब उसका बढ़कर के एक नई पद्धति, क्योंकि राजा ने क्या किया, क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा कर लिया, तो एक नई कबीला पद्धति का जन्म हुआ, उसको क्या कहा, जनपद की संज्ञा दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखा हमने जनपद की व्यवस्था सामने उभर के आती है। अब बात करते हैं सामाजिक प्रक्रिया में। तो सामाजिक प्रक्रिया में देखते हैं कि निरंतरता क्या बनी रही। हमने सामाजिक प्रक्रिया को, निरंतरता को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या निरंतरता रही कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये वाला जो पोर्शन है इसको ऋग्वैदिक काल का और ये उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, दोनों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या बात हुई। तो हम निरंतरता में देखते हैं बहुत ही कम निरंतरता रही। क्यों ऐसी निरंतरता कम रही, क्योंकि हमने उत्तर ऋग्वैदिक काल में देखा था कि कृषि के उतने साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि लोग जो थे अधिकतर पशुपालन पे ही डिपेंड रहते थे, पशुओं को पालते थे, उसी पे डिपेंड रहते थे। लेकिन क्योंकि उनके पास ऐसे पत्थरों का औजार थे, तांबे के उपकरण थे, उन्हीं के प्रयोग करते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे का प्रयोग हुआ, जिसके लिए, क्योंकि लोहे के प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुए बहुत सारे, उत्तर प्रदेश के और पटना वाले एरिया में बहुत सारे लोगों को उपकरणों की प्राप्ति हुई, जिससे क्या हुआ कि लोगों के उपकरण के कारण राजा की क्षेत्रीय विजय करने लगा, तो समाज में एक अमूलचूल परिवर्तन आया। क्यों, समाज में जो लोग हमने देखते थे पशुपालन करते थे, वाजिपति की संज्ञा मिलती है यहाँ पे, पशुचारे के रूप में जो चारा का क्या होता था, रक्षक होता था। अब कालांतर में हमने देखा था तीन ही वर्णों की उत्पत्ति हुई थी समाज में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था वैश्य,
ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय हो गया, और वैश्य की संज्ञा मिलती थी, और वो किसके आधार पर थी? उनके किए गए कर्मों के आधार पर थी। लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल में यहाँ के देखते हैं तो एक नए वर्ग की अवधारणा मिलती है, जिसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और उसको वैश्य शूद्र की भी उत्पत्ति हो जाती है इसी में। लेकिन जो शूद्र वर्ग था, क्या था? ये भी किसके आधार पर बांटा गया था इनको? ये भी कर्मों के आधार पर ही चल रहा था, यानी कि निरंतरता क्या रही? यहाँ पे जो कर्म जात किसका वर्ण विभाजन हुआ था, वो भी किसके आधार पर था? कर्मों के आधार पर था। उत्तर ऋग्वैदिक काल में भी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी यही वर्ण विभाजन कर्मों के आधार पर ही बना रहा था। समूह में परिवर्तन क्या आया कि 3 वर्ग वर्णों में विभाजित था, तो अभी इधर पे आते आते 4 वर्गों में विभाजित हो गया। इतना मूलचूल परिवर्तन इसमें आया, जो कि विभाजन किसके आधार पर किया गया था? उनके कर्मों के आधार पर किया गया था। और सर्वोच्च जाति के रूप में ब्राह्मण को पूजा जाता था, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता था, क्षत्रिय के बाद फिर वैश्य की संज्ञा दी जाती थी। और जो वैश्य था वो क्या था? कृषि और पशुपालन के लिए, कृषि कार्य करने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं को सौंपा जाता था। और जो दास होते थे, शूद्र जिनको कहते थे, उनसे घरेलू काम कराया जाता था। ठीक है। और धीरे धीरे जब यही हम महाजनपद काल में देखेंगे तो ये शूद्र होंगे, इनका किस काम के लिए उपयोग किया जाएगा? खेतों में इनको काम कराने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था, चलिए देखते हैं वही लिखा हुआ, उसमें चतुर्वर्ग की प्रधानता हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग में बहुत स्थान बढ़ गया। और जो राजत्व अधिशेष की प्राप्ति पर क्या करने लगे? ब्राह्मण और राजत्व का क्या हुआ? मध्य में तनाव पैदा हुआ। क्यों? मैंने बात किया था, यदि आप कृषि कार्य करोगे उस पर क्या होगा? सरप्लस की स्थिति बनेगी। सरप्लस में क्या किया? जो राजा थे, ब्राह्मण थे, और जो क्षत्रिय वंश थे, उसने क्या किया? अपना अधिकार ज्यादा प्रकट किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम लोगों ने क्या करते हैं? तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारा अधिकार करते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसकी अधिक भाग लेंगे हिस्सा। और जो पुरोहित लोग थे, जो पंडित ब्राह्मण लोग थे, वो कह रहे थे नहीं, हम तो आपके यज्ञों में अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो हमको भी चाहिए। ये दोनों वर्ग क्या हो गए? बहुत ही धनी वर्ग के रूप में उभरा है, और अधिशेष पर अधिक स्थिति जो आने लगे। इसके कारण क्या हुआ? आगे जो वैश्य और शूद्र वर्ग की उत्पत्ति होती है, तो उनमें सामाजिक तनाव तो दिखता ही दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे पायदान पे कौन आ गया? वैश्य, वही चर्चा की। और उत्थान के बारे में करार वर्ग को करारोपण का भार सौंपा गया। हमने देखा था जो कर था, कर देने की प्रक्रिया, कि जो बलि नामक कर लिया जाता था, किससे? जो कोई भी व्यक्ति था जिससे बलि नामक कर लिया जाता था, वो क्या करता था? बलि नामक कर को स्वतः देने के लिए इच्छुक था, यानी कि इच्छुक करता, यदि आपका मन है तो आप उस कर को दीजिए। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में क्या देखते हैं कि उन लोगों से बलि नामक कर जाता था, जबरदस्ती लिया जाता था, क्योंकि उसी के समकक्ष में एक संग्रहित नामक एक अधिकारी की चर्चा मिलती है। इसका मतलब कि जो अधिकारी हुआ करता था, वो बलि नामक कर क्या कर रहा? वसूला करता था। तो ये अनुकूल परिवर्तन आया किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि राजा जो था, जिस क्षेत्र का मान लीजिए इस क्षेत्र का विजित करता था राजा, मान लीजिए इस क्षेत्र में विजय किया उसने, जब विजय किया तो वहां के लोग क्या हुए? इसके अंडर पे, राजा के अंदर, ये राजा है कोई, इसके अंडर पे आ गए। ठीक है। जब ये लोग यहाँ इसके अंडर में आ गए, तो राजा क्या करेगा? इनसे कर, जबरदस्ती कर वसूलता था, जिसको बलि कर कहते थे। और उसके लिए अधिकारी की चर्चा मिलती है, जिसको संग्रहित कहते हैं। ठीक है। और इसी काल में क्या हुआ? आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। अब आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में केवल अभी प्रकार में हम देखते हैं कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। कौन सा? ब्रह्मचर्य होता है आश्रम, फिर इसके बाद गृहस्थ होता है, फिर इसके बाद वानप्रस्थ होता है, और इसके बाद संन्यास आश्रम। 4 आश्रम की चर्चा मिलती है। लेकिन जो 3 लास्ट वाला आश्रम है, जिसको संन्यास कहते हैं, इसकी अवधारणा नहीं मिलती। मात्र 3 ही आश्रमों की चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक काल में। यही आगे चल करके हम देखेंगे कि जब महाजनपद काल में 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा मिलती है। संस्कार, 16 संस्कारों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से संस्कार थे। गोत्र व्यवस्था की चर्चा मिलती है। गोत्र व्यवस्था क्या थी? कि एक ही जाति के लोगों को क्या करता था? गोत्र था। गोत्र से मतलब होता था गांव से रिलेटेड था। गोत्र शब्द जो है गोष्ठ शब्द से बना है। गोष्ठ शब्द का मतलब होता है गाय। ठीक है। उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है गोष्ठ शब्द के। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग एक ही गोष्ठ के होंगे, उन लोगों को क्या कहते हैं? रक्त संबंधी माना जाता था। कहते हैं नहीं भाई, आप लोग एक ही परिवार से रक्त से संबंध में, भले आप दूर दूर एरिया में रह रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? आप एक ही गोत्र से हो, जैसे कि कोई भी गोत्र हो। लेकिन गोत्र वैज्ञानिक की व्याख्या स्पष्ट नहीं होती। ये गोत्र की स्पष्टता तो हो गई थी, लेकिन गोत्र वैज्ञानिक की स्पष्टता नहीं होती। गोत्र वैज्ञानिक क्या होता था? यानी कि अभी आप कालांतर में जब देखोगे गुप्त काल आते आते, कि जो गोत्र वैज्ञानिक की व्यवस्था स्थापित होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही गोत्र का पाया जाता है, तो उसमें गोत्र वैज्ञानिक के अंतर्गत वो भले ही भारत के किसी भी भूखंड पे रह रहा हो, किसी भी एरिया में रह रहा हो, अगर वो एक ही गोत्र के पाए जाते हैं, तो उनको भाई बहन की संज्ञा दी जाती है। और माना जाता है कि आपके बीच में ये अधिकतर ऐसा विवाहों के रूप में होता है। जब अगर विवाह संस्कार हुआ करते हैं, तो वहां पे ऐसी अवधारणा फंस जाती थी, तो उन लोगों का विवाह नहीं कराया जाता था। इसको गोत्र वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। फिलहाल आजकल मॉडर्न इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है। सब लोग कहते हैं ये सब कुरीतियां, और ऐसी कुरीतियां होनी भी चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लिया गोत्र व्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस किया अच्छे से। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में, कैसे स्थिति आ गई थी। तो चलिए उसको ब्लैंक पेज पे समझने की कोशिश करते हैं स्त्रियों की स्थिति को, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि गोत्री स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो हमने देखिए उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों को स्पष्ट रूप से अलग करते हुए पढ़ रहे हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल हो गया और ये उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था, स्त्रियां थी, सभा हो गई, समिति हो गई, और विदत जैसी संस्थाओं में क्या करती थी, भागीदारी लिया करती थी। लेकिन यही क्या हुआ, अब धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है उसमें क्या हुआ, स्त्रियों को क्या करते हैं, सभा और समिति में क्या करते हैं, उनकी हिस्सेदारी पे क्या करते हैं, रोक लगाया जाता है। और जो विदत नाम की तीसरी संस्था थी वो तो लगभग समाप्ति हो गई, उसका अस्तित्व मिट गया, ठीक है। तो ये हमने देखा, परिवर्तन देखा। दूसरी ओर क्या देखा, हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें क्या था, स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की छूट थी, हुआ करती थी, यथार्थ स्त्री क्या थी, स्वतंत्र थी। लेकिन क्या हुआ, जब यही उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उनको हर एक चीज में पुरुषों से नीचे दिखाने की कोशिश की गई। यानी कि आप अगर पुरुष नहीं, पुरुषों के नहीं होते तो आपकी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा हर चीज में उनको, वैदिक अनुष्ठान हो, कोई भी कर्मकांड हो, उनको क्या कहते हैं, पुरुषों से अनुमति लेने की जरूरत पड़ने लगी। जबकि ऋग्वैदिक काल जो था उसमें क्या था, स्त्री स्वतंत्र थी, वो किसी भी संस्था में जा सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी क्या हुई, उनकी जो निरंकुशता थी उन पर क्या किया, रोक लगा दिया गया। और इनकी सामाजिक स्थिति क्या हुई, फिर भी ठीक ठाक रही, क्योंकि उस समय भी विधवा विवाह जैसी संस्थाएं, नियोग प्रथा ऐसी प्रथा होती है, नियोग प्रथा की, जिसमें क्या होती है, स्त्री जब तक चाहे, जब संतान प्राप्ति के पश्चात अब चाहे तो वो अपने पति के साथ रह सकती है, ना चाहे तो वो अपने पति को छोड़ भी सकती है। वो नियोग प्रथा कहते थे उसको, ऐसी व्यवस्था थी। और विवाह, बाल विवाह भी नहीं होते थे। और विवाह की जो उम्र थी वही 16 से 17 साल हुआ करती थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में थी, वही उम्र थी। इसका मतलब जो स्थिति थी स्त्रियों की काफी ठीक ठाक रही, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जामों में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, स्त्रियों की जो कोई भी काल विभाजन हो, चाहे वो वैदिक काल हो, महाजनपद काल पढ़ेंगे, आगे मरुत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, कोई भी काल विभाजन हो लेकर के पूरी इंडियन हिस्ट्री में कि स्त्रियों की स्थिति के बारे में हर एक चैप्टर में आपको स्थिति की व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए इसको देखते हैं। चलिए वही लिखा हुआ है उसी के बारे में देख लेते हैं। बाल विवाह नहीं होते थे, अच्छी स्थिति थी, वही हमने डिस्कस किया। और क्या था, कन्या के जन्म को क्या दुख का कारण माना। लेकिन हमने देखा था कि ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ है, ये तो बाद में आता है उत्तर वैदिक काल में। इसमें क्या किया, कन्या के जन्म को क्या कहते हैं, दुख का कारण माना जाने लगा। लेकिन हमने जो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में देखा था, उसमें क्या था कि भले ही कन्या के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उनको हतोत्साहित नहीं किया जाता था, ठीक है, कि पुत्र की कामना की जाती थी, जिसको योग्य पुत्र की, जिसको सौवीर कहते थे। लेकिन कन्या की हत्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन जब यही हम उत्तर वैदिक काल में आके देखते हैं कन्या के जन्म के विषय में, तो क्या होता है, उसको अब दुख का कारण माना जाना। नहीं भाई, आपके घर में कन्या पैदा हुई थी, अभी आपके लिए दुख की बात है, क्योंकि इसको आपको विवाह करना पड़ेगा, इसके बारे में खर्च करना पड़ेगा, इसके ससुराल वालों को दहेज प्रति रूप में कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति बन के उभर के आती है उत्तर वैदिक काल में। देखते हैं समाज में परिवर्तन होता जाता है धीरे धीरे। तो ऐसे सामाजिक स्थितियों के बारे में यही में तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नामक बुक है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है भाई। 8 प्रकार के विवाह क्या हुआ करते थे, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से विवाह थे। तो जो 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं, उन विवाह में पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव विवाह, तीसरा था प्रजापत्य विवाह, चौथा था आर्ष विवाह और गंधर्व विवाह और असुर विवाह और राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। किसमें, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नामक बुक है। इनमें जो ब्रह्म विवाह, स्टार बना दे रहा हूं मैं, इनमें जो ब्रह्म विवाह हो गया, देव विवाह हो गया और प्रजापत्य विवाह हो गया और आर्ष विवाह, इन जो चार प्रकार के विवाह थे, इनको उच्च कोटि का माना जाता नहीं। अगर आप इन चारों में से कोई भी विवाह करते हैं तो क्या किया जाता था कि इन चारों विवाहों को उच्च कोटि का विवाह समझा जाता था, ठीक है, यानी कि अच्छी कोटि के थे। इन विवाह में जैसे ब्रह्म विवाह के अंतर्गत क्या होता था, एक ही जाति के लोग अगर आपस में विवाह कर लेते थे तो उनको क्या करते थे, नहीं भाई आप बढ़िया अच्छा विवाह माना जाता था। उसको समान जाति के वर्ग में अगर विवाह हो रहा तो उसको क्या कहते थे, ब्रह्म विवाह की संज्ञा दी जाती थी। अगर कोई लड़की पुरोहित जो भी उस मुखिया है, पंडित है, उसके साथ अगर विवाह करती है तो उसको देव विवाह की संज्ञा दी जाती थी। और अभी यज्ञों के माध्यम से, कर्मकांडों के माध्यम से किसी का विवाह होता था, उसको वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से यदि विवाह होता था, उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, ठीक है। आर्ष विवाह क्या होता था, लड़की के पिता को लड़का क्या करता था, एक जोड़ी गाय देता था या बैल देता था, तो उसको क्या कहते थे, आर्ष विवाह की संज्ञा दी जाती थी। गंधर्व विवाह तो आप जानते होंगे, प्रेम विवाह, जिस प्रकार से आप शकुंतला की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, महाभारत में तो उनका गंधर्व विवाह हुआ था, ठीक है। तो उसी के आधार पर गंधर्व विवाह जो होता था, प्रेम विवाह हुआ करता था। और असुर विवाह क्या होता था, असुर विवाह में लड़का लड़की के पिता को धन देकर खरीद लेता था। ये एक निकृष्ट साधन माना जाता था विवाह का, क्योंकि भाई लड़का जो करता था, लड़की के पिता को क्या करता था, एक जोड़े धन देता था और उसको लड़की को क्या करता, खरीद लेता था।
और राक्षस विवाह और असुर विवाह, वो असुर विवाह हो गया। अब राक्षस विवाह देखते हैं। राक्षस विवाह में क्या करता थी, जो लड़का था लड़की का अपहरण करता था, फिर लड़की के घर को नष्ट भ्रष्ट कर देता था। तो ये एक निकृष्ट विवाह ये भी समझा जाता था। और सबसे निकृष्ट विवाह जो माना जाता था, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ, कि जो पैशाच विवाह माना जाता था। इसमें क्या होता था, यदि कोई विच्छिन्न कन्या यानी कि मानसिक रूप से कमजोर कोई विच्छिन्न कन्या है, यानी कि उसका माइंड सही नहीं है, उसका विवाह, उसके साथ अगर विवाह किसी ने कर लिया तो उसको पैशाच विवाह की संज्ञा दी जाती थी। फिर एक बार सबको देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता था, एक ही जाति में विवाह करे तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह पुरोहित के साथ विवाह करे तो देव विवाह, वैदिक अनुष्ठानों यानी वैदिक कर्मकांडों के माध्यम से यदि आप विवाह कर रहे हैं तो प्रजापत्य विवाह कहते थे। यदि लड़की के पिता को लड़का क्या करता था, एक जोड़ी गाय या बैल देता था, उसको आर्च विवाह कहते थे। प्रेम विवाह किया आपने तो वो गंधर्व विवाह कहलाता था। असुर विवाह में क्या होता था, लड़की के पिता को धन देकर खरीद लेता था लड़का, तो उसको असुर विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था, लड़की का अपहरण करता था और जो लड़की के पिता उसके घर को क्या करता था, नष्ट भ्रष्ट कर देता था। और पैशाच विवाह करता था। पैशाच विवाह क्या था कि इसमें ये विवाह का सबसे निकृष्ट साधन था, यानी सबसे जिसको घटिया किस्म का विवाह कहते हैं उसको कहते थे पैशाच विवाह। इसमें मानसिक रूप से विच्छिन्न कन्या के साथ क्या किया जाता था, विवाह किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पैशाच विवाह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो जरूर याद रखिए किसने इसको किया, तो पाणिनि की पुस्तक है कौन सी, अष्टाध्यायी में, इसमें 8 प्रकार के विवाह में चर्चा मिलती है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उसकी अर्थव्यवस्था की। तो हमने देखा, जिस तरह से समझने की कोशिश करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या मूलचूल परिवर्तन आए अर्थव्यवस्था में। तो हमने जिस प्रकार से देखा था, अर्थव्यवस्था में धार्मिक संरचना भी हुई। इसमें अर्थव्यवस्था हमने देखा कि उत्तर ऋग्वैदिक काल थी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऋग्वैदिक काल में क्या देखा कि लोग क्या करते थे, तांबे उपकरणों का प्रयोग करते थे, जिसके लिए अयस शब्द की चर्चा मिलती थी। लेकिन यही परिवर्तन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाके देखते हैं तो लव अयस की कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। इसका मतलब कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण यहाँ लोहे से रिलेटेड था, यानी कि लोहे की जब संकल्पना स्पष्ट हुई, यानी लोहे का प्रयोग स्पष्ट हुआ, तो यहाँ पे लोगों को लोहे अयस की संज्ञा मिलने लगी, लोहे का प्रयोग करने लगे लोग। जब अब बताइए, अब धातु का प्रयोग, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें धातु के प्रयोग क्या करते थे, केवल अयस शब्द की चर्चा मिलती थी, तांबे को उपयोग करते थे। लेकिन जब ये हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में तो कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होता है, जितने भी जिले थे वर्तमान तक, उसमें क्या किया, लोहे के उपकरणों की प्रधानता मिलती है, यानी कि लोहे के उपकरण उत्तर वैदिक काल में आके अब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे 2 प्रकार के उपकरण मिले। पहले उपकरण मिले वो कृषि के उपकरण मिले, और 2 दूसरे उपकरण मिले वो क्या हुए, युद्ध के उपकरण मिले। लेकिन जो कृषि के उपकरण है वो क्या है, कम मात्रा में प्राप्त हुए, किसकी तुलना में, जो युद्ध के उपकरण थे उनकी तुलना में क्या हुआ, कम मात्रा में प्राप्त हुए जो कृषि के उपकरण थे। ठीक, लेकिन इस काल में जो कृषि व्यवस्था क्या हुई, लगभग स्थापित थी, हो गई थी, क्योंकि उससे अधिशेष की प्राप्ति हो रही थी। अधिशेष की जब प्राप्ति हो रही थी, क्या हुआ कि नए वर्गों का इससे स्पष्ट होता है भाई, कृषि उपकरण प्राप्त हुए, यानी कि जो लोग अब क्या करते थे, लकड़ी के फाल से खेतों को जोतते थे, अब वो लोहे के फाल से खेतों की जुताई करने लगे। और जब लोहे के फाल से जुताई करेंगे तो ज्यादा अन्न उत्पादन होगा। जब अन्न उत्पादन ज्यादा होगा तो अधिशेष की स्थिति आएगी। जब अधिशेष की स्थिति आएगी तो उनसे उन वर्गों का उदय भी होगा जो खेती में भाग नहीं लेते, अर्थात शिल्पी वेद, जैसे बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, ठीक है, सुनार हो गया, ऐसे वर्गों का उदय हुआ। शिल्प वेद यानी शिल्पकारों का उदय हुआ। अब शिल्पकारों का उदय हुआ, ऐसे वर्गों का उदय क्यों हुआ, क्योंकि ये शिल्पकार सिर्फ वही काम करते थे जो उनको क्या करने के लिए दिया जाता था। और इसलिए उनको जो काम करने के लिए, जैसे कोई सुनार है तो वो सोने का ही काम करेगा, लोहार है तो लोहे का काम ही करेगा। ऐसे क्योंकि लोहार काम उस समय युद्ध के उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ, यदि युद्ध के उपकरण ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं तो युद्ध के लिए जो सुनार लोहार का था उसका काम ज्यादा था, बढ़ गया। जब अधिशेष की स्थिति बढ़ी, जब इसी अधिशेष के सरप्लस के कारण क्या हुआ, जब अधिशेष की स्थिति प्राप्त हुई तो ये शिल्पी वर्ग का उदय हुआ। इसको भी तो भोजन की आवश्यकता होगी ना, तो इसकी जो अधिशेष से इसकी प्राप्ति होने लगी जब इसी शिल्प वेद के कारण। और इसी से क्या हुआ, सन्यासी वर्ग का अधिशेष के कारण सन्यासी वर्ग का भी उदय हुआ, क्योंकि सन्यासी वर्ग को भी भोजन की आवश्यकता होती थी और वो अधिशेष से पूरी हो जाती थी। इस तरह से संरचना प्राप्त स्पष्ट हुई। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मुख्य आधार तो पशुपालन ही बना रहा, कृषिकार भी स्थापित हुआ और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन हल के और बैलों के भी सहयोग से प्राप्त किया गया। सुना सीध का तात्पर्य होता है हलवाए, लेकिन जो सीता होती है क्या होती है, हल से खींची गई रेखा होती है। अभी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको वैदिक काल में क्या कहा जाता था। सुनावीर का इसका मतलब हलवाए से होता था, और जो सीता थी वो क्या थी, हल से बनी हुई रेखा थी। सीता को कहते थे, वो हल से बनी हुई रेखा कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जिनको वैदिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे द्वितस गविष्ठ शब्द की चर्चा सबसे बाद आपने मिली। गविष्ठ का मतलब गाय से रिलेटेड था, इसके भी अर्थ पूछे जाते हैं कि वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे, गविष्ठ। पुत्री को क्या कहते थे भाई, पुत्री को द्विता कहते थे।
और जो हल था उसको लांगल कहते थे। क्या कहते थे? लांगल। लांगल माने हल कहते थे। और चावल को ब्री कहते थे। चावल के संबंध में एक और तथ्य जानना जरूरी है। चावल के संबंध को 3 नामों से जाना जाता था। एक था क्या कहते, एक तो ब्री हो गया, दूसरा था उसको तंडुल के नाम से जाना जाता था, और एक सलिल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और जो हल द्वारा खींची गई रेखा थी उसको सीता कहते थे। और ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पे स्टार जरूर, इनको जरूर याद कर लीजिएगा दोनों को। जैसे रिबु हुआ करता था, वो वैदिक काल के जो बौने होते थे उनको रिबु कहते थे। और जो रित होता था वो क्या होता था? नैतिक नियमों का देवता होता था, उसको रित कहते थे। एक बार सुना कि जो रिबु होता था वो क्या होता? वैदिक काल में बौने होते थे, लेकिन जो रित होता था नैतिक नियमों के देवता हुआ करते थे। जो वेकनाट होता था वो क्या होता था? वेकनाट सूतखोर हुआ करता था, महाजन कहते हैं जिसको। और जो क्षेत्र क्षेत्र को खेत को क्षेत्र कहा करते थे। ये कुछ नाम है, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अब हमने जो डिस्कस किया कि राजा क्या करता था? क्षेत्र विजय करता था। अब भाई राजा क्षेत्र विजय कर रहा था तो किस किस क्षेत्र को विजय करता था, और वहां पे क्या करता था? अपने जो भी सगी संबंधी थे उनको स्थापित करता था। यही अकांतर में महाजनपद का रूप लिया, अलग अलग जनपदों का विकास हुआ। जब हम नेक्स्ट देखेंगे अगला वीडियो, उसमें हम बताएंगे आपको कैसे कौन कौन से महाजनपद थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी देखते हैं। तो अब वो विजय करता था राजा, तो उस क्षेत्र में उसको नियंत्रित करने के लिए अपने राजाओं को, सगे संबंधियों को नियुक्त करता था। तो उनको क्या, वो भी क्या करे? अपने को स्वयं राजा मान लेते थे। तो वही देखते हैं क्या क्या हुआ करता था वैदिक सभ्यता में। तो राजा क्षेत्र विजय कर रहा था, तो अगर राजा ने क्या किया, अगर पूर्व की दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में अपने आप को अगर स्पष्ट किया राजा ने, जो जीता उस क्षेत्र को, तो वहां पे जो राजतंत्र स्थापित हुआ उसको राजा अपने को सम्राट नाम देता था। यही प्रक्रिया अगर पश्चिम दिशा में होती थी तो वो अपने को स्वराट नाम देता था। और यदि उत्तर की यही प्रक्रिया उत्तर दिशा में होती थी तो वो अपने को विराट नाम देता था। और यदि यही प्रक्रिया दक्षिण की दिशा में होती थी वो अपने को भोज कहते थे। जैसे राजा भोज आपने सुना होगा, सम्राट, विराट, स्वराट और भोज। फिर बार देखते हैं, पूर्व में राजा सम्राट, पश्चिम में राजा स्वराट, उत्तर में राजा विराट, दक्षिण में राजा भोज। देख लिया आपने, ये वैदिक सभ्यता के क्या हो गए? ये चारों स्थलों के बारे में, राजा के बारे में हो गया डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखते हैं हमने क्या देखा, धातु के फाल हो, कि धातु के फाल बनने लगे, लोहे के फाल। उत्तर प्रदेश की जो खजेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां से बहुत सारे फालों की प्राप्ति हुई। सप्तक ब्राह्मण में बुआई जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावलों के साथ भी मिलते हैं। लौ आधारित विकास हुआ, सारा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी इस फटाक से। उपकरणों की प्रधानता हुई। इस लोहे के अलावा और भी कौन कौन से उपकरण प्राप्त होते थे? धातुएं होती थी, तांबा हो गई, टिन हो गई, सोना हो गया, चांदी जैसी धातुएं भी प्राप्त होती थी। और वस्त्र निर्माण में शिल्प हो गया, रथकारी हो गया, भिषज हो गया, रंगित्री आदि शिल्पों भी प्रचलन में आए थे। बहुत सारे शिल्पों की चर्चा मिली। ये निर्माण क्यों हुआ हमने डिस्कस ही कर लिया, क्यों हुआ इसका उदय शिल्पी वर्ग का। अब बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था की। तो धार्मिक व्यवस्था की भी बात करते हैं। तो हमने धार्मिक व्यवस्था में जिस तरह से देखा था उत्तर ऋग्वैदिक काल में, उसी तरह देखते हैं। चलिए कुछ समझते हैं क्या हुआ धार्मिक व्यवस्था में। हमने जो ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल, दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत होगी। तो चलिए इनको डिवाइड कर लेते हैं आधा आधा। तो ये जो ऋग्वैदिक काल हो गया ये वाला पोर्शन, और ये उत्तर वैदिक काल। ठीक, चलिए दोनों को समझते हैं। हमने जो ऋग्वैदिक काल में देखा था, लोग क्या करते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवता हुआ करते थे। जैसे इंद्र की चर्चा मिलते हैं ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। और जो इंद्र के बाद कौन सा देवता? वरुण था। इंद्र के बाद अग्नि था, उसका प्रयोग 200 बार मिलता है। वरुण हो गया, सोम हो गया, जैसे देवता मिलते हैं। लेकिन ये देवता क्या होते हैं, जब हम उत्तर वैदिक काल में आके देखते हैं, ये देवता क्या होते हैं, विलुप्त से हो जाते हैं। यानी कि जो देवता, इतने प्रमुख देवता जिनका 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और इनके स्थान पे एक नया देवता का उदय होता है, जिसको उन सभी देवताओं को पति कहा जाता था। उसको प्रजापति की संज्ञा दी गई। प्रजापति नाम का एक देवता का उद्भव हुआ। ठीक है। और इसी प्रजापति देवता को जब हम अथर्ववेद में आके देखते हैं, तो जो प्रजापति, जो सभा और समिति जैसी हमारी 2 संस्थाएं थी, उनकी इसकी पुत्रियां बता दी गई कि भाई जो सभा है और समिति है, प्रजापति की क्या है, पुत्रियां, यानी कि दूता है भाई। ऐसा देखिए अमूलचूल परिवर्तन आया धार्मिक व्यवस्था में, और जो देवताओं में परिवर्तन आ गया। और इसी काल में क्या देखते हैं कि विष्णु, जिसको आप भगवान विष्णु कहते हैं, उसकी स्पष्ट व्याख्या मिलने लगी। लेकिन जो त्रिदेव की रचना मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके नाम कहीं भी अभी स्पष्ट ही नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये बाद में आके, मतलब गुप्त काल में आके ये त्रिदेव की स्पष्टता मिलती है। मैंने आपको बताया था। अब आपको तो धार्मिक जो आपके धर्म दर्शन क्या हो गया, खंडित हो रहा होगा कि यार नहीं ये तो गलत, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय इतिहास लेखन की समस्या है, वही तो समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है कि उसका जो धार्मिक और पुरातात्विक साक्ष्य मैच ही नहीं खाते हैं। क्योंकि धर्म कुछ और कहता है और जो पुरातत्व स्थल मिलते हैं वो कुछ और कहता है। इसलिए जो हमको इतिहास पढ़ना है वो धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं पढ़ना है,
हमको तो, क्योंकि हमको तो अपना एग्जाम क्रैक करना है, तो वो जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसी के आधार पर हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक भी आप धार्मिक हुए तो इतिहास से आप तुरंत भटक जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं। धार्मिक व्यवस्था क्या है, जैसी थी वैसी बनी रही, लेकिन कुछ चीजें बदल गई, जैसे कि विष्णु हो गया, रुद्रदेव जिसको प्रजापति जैसे देवता स्थापित हो गए, वो तो हमने चर्चा ही कर ली। चलिए और देखते हैं क्या हुआ कि देवताओं की संख्या बढ़ गई। और समाज क्या था, पहले से हम देखते थे समाज कैसा था, प्रतिसत्तात्मक समाज था। देवियों की महत्ता बढ़ने लगी, उर्वशी, गार्गी जैसी क्या हुआ, स्त्रियों की चर्चा मिल गई, गार्गी हो गई। ठीक है, याज्ञवल्क्य जैसी स्त्रियों के साथ जिन्होंने संवाद किया, ठीक है, उनकी भी चर्चा मिलने लगी। अदिति जैसी, अदिति जिसको क्या कहते थे कि अदिति की चर्चा मिलने, अदिति को जो सारे देवता थे उनकी क्या कहते थे, माता कहते थे, अदिति को माता कहते थे। आदि देवताओं, उषा हो गई, आदि देवियों की चर्चा मिलने लगी। यक्षिणी और अप्सराओं की भी चर्चा मिलने लगी ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में आते आते, जबकि हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में इनकी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी। उषा नाम की देवी की जरूर चर्चा मिलती है। फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।